लूंगा नहीं। मैंने शुल्क के लिए नाम मात्र का वो 1 रुपए रखा है, वो 1 रुपए रखा है। आज भी मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ। या कि इस जीवन में एक माँ निराश हुई, यानी मेरी माँ निराश हुई है, लेकिन अब किसी की माएँ निराश। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब। भीड़ में दिख रहा ये शख्स कोई नेता नहीं है, कोई अभिनेता नहीं है, ना ही क्रिकेटर है। फिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये शख्स जिनके इंतज़ार में हज़ारों लोग उपस्थित हैं। तो हम आपको बता दें कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी एवं प्रतिज्ञा समाज सेवा कल्याण समिति के संचालक डॉक्टर अनिल उपाध्याय हैं, जिन्हें बीते दिनों 23 अक्टूबर को दुबई में द अमेरिकन यूनिवर्सिटी यूएसए द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। मौका था जब डॉक्टर अनिल उपाध्याय दुबई से अपनी उपाधि लेकर वापस लौटे थे, तो भोपाल के लोगों ने डॉक्टर अनिल उपाध्याय का जोरदार स्वागत किया एवं भारत माता के जय के नारे लगाए। डॉक्टर अनिल उपाध्याय ने शिक्षाविद एवं निःशुल्क बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, जिसके चलते कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तारीफ कर चुके हैं। तो आइए उनसे रूबरू हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। इस वक्त हम दिल्ली में हैं और आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ अनिल उपाध्याय जी हैं जो एक शिक्षाविद हैं और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम जी। सर, 1 रुपए में शिक्षा हर घर फैलाना, ये कितना चुनौती भरा है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, प्रेरणा का माध्यम तो व्यक्ति स्वयं की ठोकरों से खाता है। कहते हैं ना, समय जो सिखाता है और खाली जेब जो सिखाती है, वो दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाती। लेकिन मुझे आज इस बात में आपके चैनल के माध्यम से कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आज यदि जो भी कुछ मैं कर पा रहा हूँ उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसका कुछ समय में पूर्णकालिक कार्य करता रहा, एक विचार और दूसरा मेरे परिवार का सपोर्ट। मुझे लगा कि एक माँ निराश हुई है, अब समाज में 1000 माएँ निराश नहीं होंगी, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा समाज सेवा कल्याण समिति के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य किया। चूंकि 1 रुपया इसलिए जोड़ा कि समाज का एक बड़ा तबका था जो ये कहता था कि निःशुल्क देने से कुछ होता नहीं है, निःशुल्क की लोग कीमत नहीं समझते। तो मैंने कहा शुल्क मैं लूंगा नहीं, इसलिए मैंने शुल्क के लिए नाम मात्र का वो 1 रुपया रखा है। आज भी मैं निःशुल्क पढ़ाता हूँ और आज भी मेरे बच्चे विभिन्न जगहों पर चयनित हो चुके हैं। अभी हाल ही में इन्हें दुबई में यूएसए यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि दी गई। इसमें आप पूर्ण तरह किनका योगदान मानते हैं, जिनका आपके चरित्र और चित्रण पर काफी व्यापक प्रभाव पड़ा? देखिए, किसी भी पुत्र की सफलता यदि बहुत बड़ा श्रेय होता है तो उनके माता पिता, और ये पुरस्कार या ये उपाधि या अभी तक जितने भी मुझे अवार्ड मिले, चाहे वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हो, चाहे वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड हो, चाहे एशिया बुक रिकॉर्ड हो, चाहे इंडिया बुक रिकॉर्ड हो, चाहे अमेजिंग इंडिया हो, चाहे नेशनल लिटरेसी अवार्ड हो, चाहे स्टेट अवार्ड हो, चाहे विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में जो अवार्ड मिले हैं, वो सभी अवार्ड, रामायण में आपने एक बात सुनी होगी कि पुत्र बड़े पिता की करुणा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दिवंगत पिता आज इस दुनिया में नहीं है, पर ये सारे अवार्ड कहीं ना कहीं उन्हीं के हैं और मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ कि पुत्र कोई भी हो, लेकिन बिना पिता की तपस्या के वो आगे नहीं बढ़ सकता। आज पूरे देश में 45,000 करोड़ का कोचिंग का, आप यूं कहिए शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है। इस बाजारीकरण में भी 1 रुपए में शिक्षा देना ये बहुत बड़ी चुनौती है। और ये आप कैसे दे रहे हैं, जबकि आज रेंट भी देना पड़ता है, खुद की खर्च भी हैं, ऐसे में आप 1 रुपए में शिक्षा कैसे दे रहे हैं? देखिए, मैं कुछ नहीं दे रहा। आपने एक बहुत अच्छा दोहा पढ़ा होगा कि देनहार कुंवर वह भेजत सो दिन रैन और लोग भरम हम पर करता से नीचे। ये प्रभु गणेश जी की कृपा है
और समाज में उन सारे सहयोगियों का जो भी मुझे सुन पा रहे हैं, जिन्होंने मन से, धन से, तन से, और खास करके उन शिक्षकों का जो दिल्ली, इलाहाबाद, इंदौर, ग्वालियर, इन जगहों से मेरे यहाँ निःशुल्क पढ़ाने जाते हैं और मैं उनके यहाँ आता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप कोई कार्य राष्ट्र हित में करते हैं, समाज के हित में करते हैं, तो प्रभु स्वयं चल के नहीं आते पर किसी न किसी को भेज देते हैं। और प्रतिज्ञा समाज सेवा कल्याण समिति जो वर्ष 2015 में 150 रुपए में शुरू हुई थी और आज वह 65,000 के रेंट में कन्वर्ट हो गई, तो मैं तो यही कहूँगा कि समाज का सहयोग ही प्रतिज्ञा की सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है और ये सहयोग निरंतर मिलता रहे, जिससे ऐसी जगहों पर शिक्षा का उजियारा फैल सके जो कुछ करना चाहते हैं पर उनके पास संसाधन का अभाव है। आप लोगों ने देखा 2 साल कोरोना की वैश्विक महामारी से गुजरा और इस वैश्विक महामारी में कई घरों के आय के स्रोत खत्म हो गए, लेकिन जो युवा पीढ़ी है उसका क्या दोष है। मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से, द रिपब्लिक टीवी के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस देश के सारे कोचिंग संस्थानों जिनकी टीआरपी हो, चाहे जिनकी ब्रांडिंग हो, चाहे जिनका रेवेन्यू हो, वो कहीं ना कहीं इस देश के उन युवाओं के फीस से ही बड़ा था। आज यदि वैश्विक महामारी में 2 साल में देश में अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है, इस चीज से वो अनभिज्ञ नहीं होंगे जो कमर्शलाइज करना। मुझे ऐसा लगता है, क्या ये देश उनका नहीं है? क्या ये बच्चे उनके नहीं? क्या उनके सपने को साकार करने के लिए 1 साल फ्री नहीं पढ़ा सकते? सबको भी फ्री पढ़ाना चाहिए। मुरैना मध्य प्रदेश का वह अशिक्षित क्षेत्र जहां से 145 रुपए में एक बच्चे ने शुरुआत की थी और आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी है, एशिया बुक में रिकॉर्ड है इनका, और ब्रांड एम्बेसडर भी हैं आप। जरा ये कहाँ तक कैसे हुआ? देखिए, जब भी मैं जर्नी की बात करूं तो जब मैं एजुकेशन ग्वालियर लेने आया था तो मैं एक अच्छी कॉलोनी में रूम देखने जाता था, तो सबसे पहले वो पूछते थे कि आप कहाँ से आए हो, तो मैं कहता था मैं मुरैना से आया हूँ। तो आप सभी को पता है भिंड मुरैना की जैसे ही बात आती तो लोग उसे डाकू बागी कहते हैं, तो तमाम चीज़ें मुझे सुनने मिली। तो मैंने कहा भाई आप लोग रूम क्यों नहीं देते? बोला कि जब ये लोग खाली करते तो चटनी निकाल लेते, कहीं कुछ निकाल लेते हैं। आज मैं रिपब्लिक टीवी के माध्यम से ये कहता हूँ, मैंने किसी की चटनी नहीं निकाली, मैंने किसी का पंखा नहीं निकाला। आप आइए हमारे भिंड और मुरैना में, आप आइए चंबल की वादियों में, उन वादियों के लोगों से मिलिए। ये जो गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है मेरे क्षेत्र का, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। मेरा क्षेत्र बलिदान का क्षेत्र है और ऐसे बलिदान का क्षेत्र है जहां झांसी की रानी से लेकर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दी। और वर्तमान में मैं जिस गांव में पैदा हुआ, ग्राम तरसमा, वो देश का एकमात्र ऐसा गांव जहां से सर्वाधिक फौजी, और मुझे इस बात का फक्र है कि मैं उस गांव में पैदा हुआ हूं जहां मातृभूमि की रक्षा करते हुए कई मेरे बड़े भाई वीरगति को प्राप्त हो। तो वीर भूमि को बागियों की भूमि या डाकुओं की भूमि कह करके अपमानित मत करिए। वह वीर भूमि है, ऐसे लोगों के द्वारा सींची गई भूमि है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज उसी भूमि, उसी मिट्टी और उसी माँ चंबल की कृपा से अनिल कुमार उपाध्याय गांव से गिनीज और गिनीज से दुबई, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ यूएसए तक का सफर तय कर पाया है। और मुझे इस बात का बहुत फक्र है कि मेरा जन्म चंबल घाटी की माटी में माँ चंबल की गोद में हुआ है। और मैं तो आपको साफ कह रहा हूँ, ये कोई अवार्ड या डिग्री ये अनिल कुमार उपाध्याय की नहीं है। फर्स्ट ऑफ नेशन मेरे देश के, मेरी भारत माँ की। सेकंड, मुझे जनने वाली माँ और नाम देने वाले पिता के। थर्ड, मेरे प्रदेश के हैं। चौथे, हर उन विद्यार्थियों के अवार्ड हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा और अनिल सर पर विश्वास किया है। इसलिए मेरा कुछ नहीं है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा कुछ भी नहीं। आज के समय में युवा जो ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, कम समय में ही अमीर बनना चाहते हैं, बूढ़ी लत की तरफ जा रहे हैं। आपके जीवन में ऐसी कौन सी घटना हुई जो आपको एक
अशिक्षा से लेके आपने अशिक्षा में के समय में शिक्षा का अलग जगाने के लिए प्रेरित किया? देखिए प्रेम जी, हुआ क्या था, मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए दिल्ली आया। तैयारी की, पर कहीं ना कहीं मैंने जो सब्जेक्ट का चयन किया था वो दोनों लेंदी सब्जेक्ट थे, पब्लिक एड और सोशोलॉजी। मैं जब यूपीएससी दिया था तो आपको भी याद है, सन 2007-8 की बात करें तो उस समय 2 सब्जेक्ट मेंस में हुआ करते थे, एक प्री में हुआ करता था और जीएस हुआ करता था। और तब ये भी पता नहीं रहता था कि कब आपको एग्जाम देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ का जो कल्चर था मुरैना जिला का, वो 10th करके सीधा या तो आर्मी में चले जाना या फिर ग्रेजुएशन करके टीचर बन जाना। गांव में क्या होता है कि कुछ नया अलग चुनना एक चुनौती भरा पूर्ण होता है। नहीं, गांव में ये होता है कि जैसे पेरेंट्स भी कहते हैं, माता पिता भी कहते हैं, आपके दोस्त भी कहते हैं कि आर्मी में चले जाओ, ये जो मतलब एक ट्रेंड चलता है गांव में, वो कर रहे हैं तो आप भी कर लो। ऐसे में 1 रुपए में शिक्षा देना ये बहुत बड़ी चुनौती है, तो इसे कैसे आपने? देखिए, आपने कहा ना कि गांव में इस तरह का दबाव तनाव रहता है विद्यार्थी पर, मेरे ऊपर कोई दबाव तनाव नहीं। आपको ये जानकर क्या आश्चर्य होगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में अंबा पीजी कॉलेज में फेल हो गया था। एक्चुअल में मैं जब 12th पास आउट हुआ था तो मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मुझे ग्वालियर भेज दिया। जब मैं वहाँ गया तो जेपी पाल सर का मेरे दिमाग में बिल्कुल भी जो है ना जियोलॉजी नहीं पड़ा, गुप्ता साहब की फिजिक्स नहीं पड़ी, राव साहब की केमिस्ट्री नहीं पड़ी, और मैं तो एकदम कहाँ, गांव में फ्री मूड में रहने वाला आदमी, इतने बड़े घर में रहने वाला आदमी जिसका एरिया ही फिक्स नहीं, कोई पूरा गांव घर होता, गांव का तो कल्चर ही बिल्कुल, कहाँ 4 दीवारी में आ गए जहाँ कोई अपना नहीं था। कोई अपना नहीं था। मैं 3 दिन पढ़ा, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता था, मैंने तय किया और मैं वापस चला गया। मैंने अपने पेरेंट्स को समझाया मैं डॉक्टरी नहीं कर सकता, तो मेरे पेरेंट्स ने कोई मेरे ऊपर थोपा नहीं, उन्होंने कहा ठीक है ग्रेजुएशन कर। परंतु एक उस समय जो ट्रेंड था कि बीए वाले छात्रों को हे दृष्टि से देखते थे, बीएससी वाले को अच्छी दृष्टि से बायो ग्रुप में देखते थे, तो मेरे को बायोलॉजी दिला दी। अब अम्बा पीजी कॉलेज मध्य प्रदेश का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है, आज की डेट में ऑटोनोमस कॉलेज है, पर एजुकेशन के मामले में आप किसी को पूछना तो शायद उसकी अपनी ख्याति है। मैं उस कॉलेज में गया, मैं जियोलॉजी में फेल हो गया, मैं 2 नंबर से फेल हुआ था। मैं चाहता तो मुझे वो 2 नंबर मिल भी सकते थे, क्योंकि उस कॉलेज के जो ऑनर थे, जो कमेटी के हेड थे, वो मेरी दीदी के ससुर साहब थे, तो मेरे को मिल भी सकते थे, पर मैंने मना कर दिया, मैं सोर्स नहीं लगूंगा, क्योंकि फेल होने का भी सर अपना मजा होता है। और इसलिए मैं आज कहता हूँ कि उस दिन फेल ना हुआ होता तो आज मैं अमेरिका की यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए कभी भी फेल हो तो निराश होने की आवश्यकता नहीं, आपके जीवन में कुछ एक नया पड़ाव आने वाला है, हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोचा। तो मैं फेल हुआ, तो फेल होने के बाद शाम को घर पे एक कैबिनेट लगी, कैबिनेट मतलब मम्मी पापा भाई बहन सब बैठे कि अब क्या कराना है। तो मैंने कहा मैं तो ग्वालियर जाऊंगा, तो माँ बोली कि अच्छा फेल हुए हो तो ग्वालियर जाओ, जब ग्वालियर फेल होना तो कलकत्ता जाओ। तो लेकिन मेरे दोनों भाई, बड़े भाई दोनों, उन्होंने सपोर्ट किया, कहा कि नहीं ये ग्वालियर ही। उस दिन से लेकर के आज दिन तक मैं गोल्ड मेडल से कभी नीचे नहीं गया। तो जीवन में जो बदलाव आते हैं, तो आपने जो कहा ना कि गांव में सोच छोटी है या कुछ भी है, ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मुझे हमेशा परिवार ने आगे बढ़ाया और मेरे पिताजी ने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया। इसके बाद मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो उस दौरान मेरे अंदर से जो सोशलिज्म आज आपको दिख रहा है ये निकल नहीं पाया था, तो मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ गया और विद्यार्थी परिषद ने बहुत जीवन में चेंज लाया। मैं इसके लिए हमेशा इस संगठन का जो है ना शुक्रगुजार रहूंगा, आदरणीय विष्णु शर्मा जी का भी शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने एक गांव से एक छोटे से घर में रहने वाले लड़के को इतना आगे तक बढ़ाया, शायद ही कोई बढ़ाएगा। इसलिए उनका मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। ना मुझे वो भोपाल लाते, ना इतना बड़ा चेंजेस आता। तो मैं जब यूपीएससी के मेरा अटेम्प्ट खत्म हुआ, फाइनली रिजल्ट मेरे हाथ में आ गया कि मैं असफल हो गया,
अब वो 4 नंबर से हो, 6 नंबर से हो या बोलता हूँ, लेकिन असफल तो असफल है। असफल है। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। और थोड़ा आपको पता है जब परिणाम आता है तो सबके दर्द मन तो में। होता है। तो सारी रात सोचता रहा कि अब तो अटेम्प्ट भी खत्म हो गए, घर जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे। एक विद्यार्थी के जीवन में मैं द रिपब्लिक टीवी के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ उन सारे अभिभावकों को कि जब आपका बच्चा किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो और जब वो असफल हो गया हो तो उसे एक सहारे की जरूरत होती है। आप अपने बच्चे को सिर्फ अपना प्रेस्टीज पॉइंट मत बनाइए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी किसी के बेटे होंगे, सचिन भी किसी का बेटा होगा। माना वो 10th फेलोअर था तो क्या हुआ, लेकिन विश्व उसको पहचानता है। ये जरूरी नहीं कि आपका बेटा आईएएस नहीं बन पाया तो आप नहीं बन सकते। तो मेरे जीवन में वो राहत आज भी जब मुझे याद आती है तो देखो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन सुबह जब हुई, मैंने कहा ना, इसीलिए मैंने विष्णुदत्त शर्मा जी और विद्यार्थी को सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा किया कि जहाँ मैं मार्ग भटक सकता था, जहाँ कुछ हो सकता था, ऐसे में विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन ने मेरी उंगली को थामा, एक अच्छे विचार से जोड़ा और इस विचार के माध्यम से मैंने ये तय किया कि इस जीवन में एक माँ निराश हुई, यानी मेरी माँ निराश हुई है, लेकिन अब किसी की माएँ निराश नहीं होंगी। और 150 रुपए सन 2015 में प्रतिज्ञा समाज सेवा कल्याण समिति के माध्यम से आज मुझे आपके चैनल के माध्यम से कहने में कोई हर्ज नहीं है कि सैकड़ों परिवारों, सैकड़ों माओं के चेहरे पर मुस्कान देने में प्रतिज्ञा अग्रणी रही है। और प्रतिज्ञा कोई अनिल कुमार उपाध्याय की नहीं है, ये हर उस भारतवासी की है, ये हर उस गांव की है, ये हर उस व्यक्ति की है जो इस समाज को बदलना चाहता है, इस समाज की सोच को बदलना चाहता है। इसलिए मैंने अपने जीवन में लक्ष्य लिया है, मैं रहूं ना रहूं, प्रतिज्ञा रहनी चाहिए। कहते ना, हम दिन 4 रहे ना रहे, तेरा वैभव अमर है। इसलिए अनिल उपाध्याय रहे ना रहे, और प्रतिज्ञा रहनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहने जा रहा हूँ, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे सैनिक भाई जिस देश की सेवा में लगे हो, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो आर्मी हो, सीआरपी हो, आईटीबीपी, XYZ, कोई भी, अगर उनके परिवार में कोई भी बच्चा पढ़ने वाला है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, तो अनिल कुमार उपाध्याय और प्रतिज्ञा से एवरी सेकंड जुड़ सकता है। मैं अपना सौभाग्य मानूंगा कि मैं उनके बच्चों को पढ़ाऊंगा। दूसरा, 2 साल कोरोना के कारण हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही क्षतिग्रस्त हुई, और कई ऐसे परिवार जहां 4 लोग प्राइवेट जॉब्स करके अपने एक बच्चे को पढ़ा पाते थे। तो मैं आज आपके चैनल द रिपब्लिक के माध्यम से एक चीज और संदेश समाज को देना चाह रहा हूं कि पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है और उसके पास धन नहीं है, तो आप चिंता मत करिए, उसके पास प्रतिज्ञा और अनिल उपाध्याय हैं। सिर्फ एक बार संपर्क करें, वो आपके चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ जुड़े। मैं उनकी पूरी पढ़ाई फ्री में करवाऊंगा, जिस शहर में होंगे, जहां तक मेरी क्षमता होगी, क्योंकि मैं गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं लेता हूँ। इसलिए मेरे अच्छे संबंध हैं, अच्छे मित्र हैं, चाहे वो दिल्ली में बात हो चाहे कहीं भी हो, तो मैं उन लोगों के लिए समर्पित था, हूँ और देश में जहां एक तरफ बेरोजगारी है, महंगाई है और कोरोना को जो विकट परिस्थितियां हैं, जिसमें देश की पूरी तरह अर्थव्यवस्था चरम रही है, ऐसे में कुछ युवा हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, बुरे लत की तरफ जा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए प्रेम जी, कहते कदम निरंतर चलते जिनके श्रम जिनका अविराम है, वो विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित है। मैंने आत्महत्या नहीं की, मैं बुरी लत में नहीं था, अभी तो युवा हूँ। आज वो युवा आत्महत्या कर रहे हैं जो युवा होने का नाटक या जो दिखावा करते हैं। मैं आज भी आपको कहता हूँ, यदि देश के अंदर पॉपुलेशन बढ़ी है, यदि देश के अंदर महंगाई बढ़ी है, तो आज भी जॉब्स के कई स्रोत खुले हुए। आप मुझे एक बात बताइए, ओयो का जो ओनर है
वो कोई बड़े घर का लड़का था? बिल्कुल नहीं। बताओ, बिल्कुल। उसको कोई अपना बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए था, बिल्कुल उसने खड़ा किया ना। अभी आपने देखा एक नन्हा सा बच्चा जो है ना मुंबई के अंदर, कलकत्ता मुंबई में, जो डिब्बे वाला फेमस है मुंबई का, जी। उसके साथ जुड़ करके उसने डिलीवरी का काम शुरू किया, उसने आत्महत्या की क्या? तो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आज का जो यूथ है वो कहीं ना कहीं मार्ग से विचलित हो गया और पढ़ाई का दिखावा कर रहा है। मैं कह रहा हूँ टैलेंट को आज भी नौकरी है, आज भी जॉब्स हैं। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से, रिपोर्ट के माध्यम से कहता हूँ कि यदि कोई युवा आत्महत्या करने की सोच रहा है तो वो अपने आप को मृत मान ले और वो मेरे साथ जुड़ जाएगा। वो तो अपने आत्महत्या कर रहा है ना, अपना जीवन तो खत्म कर रहा है ना, तो वो मेरे से जुड़े और वो उस दिन से ये मान ले कि मेरा जीवन समाज में खत्म हो गया है। फिर 5 साल बाद मैं उसी युवा को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। मैं तो एक ही चीज कहना चाहूंगा, माता पिता ने, माँ ने 9 महीने कोख में रखा है, पिता ने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। यदि हम उनका मान सम्मान समाज में बढ़ा नहीं सकते तो आत्महत्या करके हम उनके मान सम्मान को भी गिराने का साहस ना करें। जिन लोगों को ऐसा लगता है उनकी दुनिया खत्म हो गई, कुछ बचा नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हो, वो एक बार मुझसे संपर्क जरूर करें। मेरा जहां तक संभव होगा मैं उनको बचाने का प्रयास करूंगा। उधर ही मेरा आपके चैनल के माध्यम से राज्य और देश की सरकारों से भी ये कहना है कि आप जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनमें जॉब्स की जो बाध्यताएं आपने बना रखी हैं, प्राइवेट सेक्टर में इंग्लिश आएगी तो ही जॉब है, ये हिंदुस्तान है। हिंदी को बढ़ावा दीजिए, इंग्लिश आना कंपलसरी नहीं होना चाहिए। कई जॉब्स में आजकल आप देख रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो सबसे पहले वो कहते हैं आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती। अब गांव का बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ा, उसको इंग्लिश कहाँ से आएगी? लेकिन क्या इंग्लिश नहीं आएगी तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी? तो इन लोगों को ये तय करना चाहिए तो उनको जॉब्स के विभिन्न माध्यम को। दूसरी बात, आजकल जो बड़ा प्रचलन हो गया प्रेम जी कि इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी के ओनर्स को, सरकारी डिपार्टमेंट को देने का काम शुरू कर दिया, जिसे इन्होंने नाम दिया पीपीपी मोड। मैं ये कहता हूं वो तो ऑलरेडी धनाढ्य है ना, उनको देने की क्या जरूरत है? आप इन यूथों का ग्रुप बना करके, इन यूथ्स के विभिन्न वेरियस फील्ड बना करके आप इन डिपार्टमेंटों में उनकी भागीदारी करिए ना। मैं जब अभी दुबई टूर पे था, मैंने वहां देखा मैक्सिमम कंपनी में भारतीय काम कर रहे हैं। जब मेरी उनसे चर्चा हुई, मैंने कहा आप ऐसा यहाँ कर रहे हैं, देश के अंदर क्यों नहीं कर सकते? बोले सर गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती। तो मेरा ऐसा मानना है, द रिपब्लिक के माध्यम से मैं एक चीज और कह रहा हूँ, सरकार हो चाहे कोई बड़ी सोसाइटी हो चाहे कोई कंपनी हो, जहाँ तक मेरी आवाज पहुंच रही है, हमारे ऐसे भारतीय जो विभिन्न देशों में एक एम्पायर खड़ा किए, इन लोगों को बुलाएं और इन लोगों को जिम्मेदारी दें, क्योंकि ये देश उनका भी है। कि आप कुछ ऐसा करिए कि जिससे हमारा 80% जो नवयुवक है, जो नौजवान है, उसे कुछ ऐसे शिक्षा में सुधार कराइए। अभी हमारी शिक्षा जो है ना वो परसेंटेज बेस पे चल रही है, प्रतिशत कितना है, लेकिन जिस दिन वो शिक्षा रोजगार मूलक शिक्षा हो जाएगी, उसी दिन हमें ये रोजगार की बात ही नहीं करनी पड़ेगी। आपने देखा दुबई एक ड्राईलैंड था, 25 साल के अंदर दुबई विश्व की रिच सिटी हो जाता है, और हमारे पास तो नेचुरल इतना रिसोर्स है। तो ऐसे लोग जो टूरिज्म में वहां काम कर रहे हैं दुबई के अंदर, इन लोगों को बुला करके और भारत माँ के टूरिज्म के दर्शन का कोई स्रोत बनाना चाहिए। टूरिज्म एक ऐसा फील्ड है कि जैसे ये टूरिज्म का सेक्टर खड़ा होगा, वैसे उसके साथ होटल्स, वैसे उसके साथ ट्रेवल्स, ऐसे कई फील्ड खड़े होंगे। तो हमारा जो युवा है वो युवा उसमें जुड़ जाएगा, तो आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं। आपके अनुसार सपनों का भारत कैसा होना चाहिए, या ये हम कहें कि अनिल उपाध्याय जी आगे कहां तक जाएंगे? देखिए, मैं तो अनिल उपाध्याय से डॉक्टर अनिल कुमार उपाध्याय है ना, और मैं कहाँ जाऊंगा इस बात से मेरे देश को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा जो मान है, मेरा जो सम्मान है और मेरी जो पहचान है वो मेरा देश
मेरा देश यदि आगे जाएगा तो अनिल हमेशा जीतता है, हमेशा। मेरे सपनों के जो भारत में मैं बहुत जल्दी एक ऐसी यूनिवर्सिटी दूंगा जो पढ़ने के लिए लोगों को पैसा नहीं देना, जो कठिनाई आएगी इसको बनाने में, और हो सकता है कि सरकार उसको अप्रूवल दे ना दे, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अभी मैंने कोई प्रस्ताव ही नहीं रखा है। मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी बना के जाऊंगा जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना कठिन होगा, पर उस यूनिवर्सिटी का निकला हुआ बंदा कभी नौकरी के लिए मोहताज नहीं। मेरे सपनों का भारत ऐसा होगा जहां समान वस्तुओं पर समान व्यक्तियों का हमेशा अधिकार होगा। मेरे सपनों के भारत में बेरोजगारी नहीं मिलेगी। मेरे सपनों के भारत में जो वास्तव में हमारे मनीषियों ने कहा शाइनिंग इंडिया। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा, अभी नेक्स्ट मंथ में दुबई में ग्लोबल विलेज शुरू होने वाला है, वो एक मेले का नाम। वहां पर अभी एक्सपो 2020 था, वो 21 वाला चल रहा है, जो 20 का था वो 21 में हो रहा है। यानी 50 साल बाद दुनिया क्या होगी, 25 साल बाद मुंबई कैसा होगा, कलकत्ता कैसा होगी, वहां देख सकते। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसा एक्सपो हमें कहाँ करना चाहिए, भारत में करना चाहिए, क्योंकि भारत गांव का देश है। ग्लोबल विलेज ये मेला दुबई में कर, ये भारत में क्यों नहीं लगना चाहिए बताइए। तो मेरे सपनों के भारत में तो समान वस्तुओं पर समान व्यक्तियों को समान अधिकार होने के साथ साथ विश्व के पथ पर भारत माँ का सिर ऊंचा रहना ही एकमात्र। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बात किया और अपनी बात रखी। नहीं, कोई भी ऐसा बच्चा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहता है और उसके पास धन नहीं है, तो आप चिंता मत करिए, उसके पास प्रतिज्ञा और अनिल उपाध्याय हैं। सिर्फ एक बार संपर्क करें। वो आपके चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, वो डायरेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ जुड़े। मैं उनकी पूरी पढ़ाई फ्री में करवाऊंगा, जिस शहर में होंगे, जहां तक मेरी क्षमता